बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री हो सकते थे। जवाहरलाल नेहरू ही क्यों? कुछ लोग नेहरू जी के जो है वो अंधभक्त हो गए थे। वो कोई चीज नेहरू जी के अगेंस्ट सुन नहीं सकते थे। 62 वाला पीरियड बहुत अच्छा था, जिसने कि नेहरू जी की गलतियों को बहुत उजागर किया। इन्होंने जो आज का सो कॉल्ड यूके जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हम वापस ले सकते थे। तब नेहरू जी ने मना कर दिया। नेहरू जी की महत्वाकांक्षा भी कहीं कहीं भारत पाकिस्तान विभाजन का कारण। उधर जिन्ना की महत्वाकांक्षा था कि मैं बनूं, क्योंकि जिन्ना पहले कांग्रेस में। अगर नेहरू उस समय मान जाते, यदि जिन्ना को थोड़ी ताकत यहाँ दी जाती, तो संभवतः भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं। भारत की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, इनका एक मंत्रिमंडल बना जिसमें वल्लभ भाई पटेल की सर्वाधिक चर्चा होती है। तो मंत्रिमंडल जो उस दौर का था, वो मंत्रिमंडल कितना सक्षम था। जो होम फ्रंट था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था, वो बड़ा अच्छा रहा। कि चाइना को उकसाने वाले आर्मी में क्या चर्चाएं थी, आर्मी कैसे देखता था, क्या वाकई चाइना को उस समय नेहरू ने उकसाया? कहते हैं कि कुछ लोगों ने पूरा एक युग जिया है। एक पूरे युग को जीना कैसा होता है, इसी को जानने के लिए आज मेरे साथ हैं हमारे देश के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आईपी सिंह। डॉक्टर आईपी सिंह जो कि इंडियन आर्मी को सर्विसेज दे चुके हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में रह चुके हैं और देश की आजादी के समय जब वो बहुत छोटे थे, छोटे बच्चे थे, वहां से लेकर अभी तक उन्होंने इस देश को, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को बदलते हुए देखा है। तो आज फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आईपी सिंह का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स से मिल रहा हूँ, पहली बार मैं एक प्लास्टिक सर्जन से मिल रहा हूँ और प्लास्टिक सर्जन से जो हमारा परिचय है वो हिंदी फिल्मों से है। हिंदी फिल्मों ने हमेशा क्या दिखाया कि एक जो है विलन का चेहरा पूरा चेंज करके हीरो जैसा बना दिया, वो उधर चला गया। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी विधा है जिसमें कि आप पूरे इंसान का चेहरा बदल के किसी और का कर सकते हैं। फिल्मों ने ऐसा बताया है, हकीकत क्या है? हकीकत इसके विपरीत ही है, क्योंकि आप किसी का पूरा पूरा चेहरा नहीं बदल सकते हैं जी। आप थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं, उसकी नोज को शार्प कर सकते हैं, उसके लिप्स को थिन या थिक कर सकते हैं, उसके आईलिड्स पे जो है आप फोल्ड ला सकते हैं, जो चाइनीज लुक जैसे होता है उसको थोड़ा आप मतलब ओरिएंटल लुक से जो है वो वेस्टर्न लुक की तरफ तो नहीं, लेकिन फिर भी काफी कुछ इंडियन जी जो कि बीच में होता है उस तरह का कर सकते हैं। चिन बहुत छोटा है, थोड़ा उसको बड़ा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन पूरा जिसको समझिए कि फेस ऑफ, कि पूरा चेहरा ही आपने बदल दिया, वो चीज पॉसिबल नहीं है और वो फिल्मों में ही होती है। रियल लाइफ में वो नहीं पॉसिबल है, ना होती है, ये चीज है। तो इससे अगर मैं समझूं तो आपका बर्थ जो है वो आजादी के आसपास ही हुआ। ये वो दौर पहले, जी, आजादी के पहले। तो ये ईयर 1943 जी। तो आजादी के तुरंत बाद दो बड़ी प्रसिद्ध चीजें हैं जो हम लोगों ने हमेशा पढ़ी। पहली, जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसको आज भी सुनते हैं, कई सारे क्विज में वो चलता है। उसको लेके कई बार ये चर्चा होती है कि वो जो स्पीच थी वो स्पीच इंग्लिश में थी। एक ऐसे देश में जहां पर कि गरीब थे, जहां पर कि लोग हिंदी भाषी थे या अपनी अपनी मातृभाषा को जानते थे, अंग्रेजी भाषी नहीं थे। आज भी इस देश की 70% जनता अंग्रेजी नहीं बोल सकती है। उस देश में उन्होंने अंग्रेजी में एक भाषण दिया था। तो क्या एक सोच थी और एक बच्चे के तौर पे आप उस चीज को कैसे देख रहे थे? सही माने में अगर आप पूछें तो जो उनकी स्पीच थी वो मैंने उस समय तो सुनी भी नहीं, क्योंकि शायद मैं बहुत छोटा था, तो न मेरी समझ थी कि मैं उस स्पीच को समझूं और उसके बारे में कुछ सोचूं। तो मैंने उस स्पीच को तो बहुत बाद में सुना, लेकिन मैंने एक चीज उनकी देखी। मैं बच्चा ही था, स्कूल में था, और उस समय जहां तक मुझे याद है मेरे पिताजी
आज के काशी या वाराणसी जिसको आप बोलते हैं, उस समय बनारस लिखते थे। तो बनारस में थे। और हम लोग का जो घर था वो ब्रिटिश पीरियड का बैंगलोर टाइप घर था, जो कि इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर्स के लिए कैंट में था। तो ये एक मजेदार चीज थी कि एक अकेला घर था जो कि कैंटोनमेंट में था, बड़ा इंडिपेंडेंट, काफी जगहों का थी। वहां से मैं खेलता खालता सड़क पे आया तो मैंने पाया कि एक गाड़ी जा रही है जो कि खुली हुई सी है, और उसमें एक जो है अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो हैं, जो कि काफी गोरे थे, एक तरह से समझिए कि यूरोपियन लग रहे थे दूर से, वो खड़े हुए थे और वो हाथ जोड़ के लोगों को नमस्कार कर रहे थे। तो मैंने तो एज चाइल्ड उनको नमस्कार भी नहीं किया, बस मैं देखता रह गया कि कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया और चले गए। पहली दफे मैंने नेहरू जी को ऐसे देखा। थोड़े दिन बाद मैं स्कूल में था, तो नेहरू जी, हमारे स्कूल के बगल में एक दूसरा स्कूल था। मैं एक स्कूल हुआ करता है जौनपुर में, जो कि अब यूनिवर्सिटी में बदल गया है। वो जो है तिलकधारी सिंह छत्री इंटरमीडिएट कॉलेज करके उस जमाने में था। वहां मैं मतलब स्कूल में था। तो हुआ कि नेहरू जी जो है बगल का जो स्कूल का ग्राउंड है, जो कि हमारे और दूसरे स्कूल के बीच में ही था, कि वहां नेहरू जी के शाम का भाषण होगा। तो हम ऐसे ही आफ्टरनून में हमने कहा देखें भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं, सुने जरा। तो मैं जब गया वहां, मैंने देखा तो भीड़ भाड़ थी, लेकिन आजकल जैसे भीड़ होती वैसी तो नहीं थी। तो नेहरू जी ने भाषण शुरू किया, तो हमको लगा कि ये हिंदी में बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उनकी हिंदी जो है बिल्कुल ऐसी थी कि जिसको समझिए कि अंग्रेज बोल रहा हो, है। और हमारे बच्चे, तुम्हारे सब बच्चे, हम सब के बच्चे, सबको बराबर कर होना चाहिए, सबको बराबर सब चीज मिलनी चाहिए, और सबको हमको ठीक से देखना है सब। और वो भी ठीक से देखना है नहीं, वो जो बीच में जो है कुछ और भी वर्ड आ जाते थे। तो कुछ मेरे समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे समझ में आया कि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं वही चीज, और कहीं कुछ खास नहीं बोल पा रहे हैं, या बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है। तो ये था। तो मैं थोड़ा एक तरह से मैंने सोचा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हो सकता है कि इनको हिंदी ना आती हो या हिंदी भाषी ना हो ये। और मैं घर चला आया, तो मैं कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ इससे एज प्राइम मिनिस्टर। मेरी जो है इस तरह की इनकी जो है मेमोरीज। उसके बाद देश आज़ाद हुआ, बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई, और जब हम किशोर अवस्था में जाते हैं, हम चर्चाओं का हिस्सा होते हैं। आपकी एजुकेशन हुई, चर्चा हो रही है, नेहरू जी के भी प्रधानमंत्री काल के बहुत वर्ष हुए। एक प्रश्न मेरे भी मन में आता हो सकता है मेरे बाद की पीढ़ी के भी मन में आता हो, जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, पटेल की बात होती है, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री हो सकते थे। जवाहरलाल नेहरू ही क्यों? क्योंकि एक उनका कनेक्ट जो बात से भी निकलता है, कनेक्ट उस तरह का नहीं था। विदेश से पढ़ के आए थे, निश्चित तौर पे शिक्षा का अपना महत्व है, वो एक महत्व रहेगा, उसको हम कहीं नकार नहीं रहे। लेकिन कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका कनेक्ट शायद वैसा नहीं था, उनसे बेहतर कनेक्ट महात्मा गांधी का जैसे आम जनता के साथ था, नेहरू जी का संभवतः नहीं था। तो नेहरू जी को चुना जाना, वो क्या परिस्थितियां थी, या लोग उस समय क्या इस निर्णय को ठीक मानते थे जब आप किशोरावस्था से युवावस्था में जा रहे थे, कि नेहरू जी को चुना गया वो ठीक था, या उनके बाद जब शास्त्री जी आए जिनको कि ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना गया? तो ओवरऑल धारणा क्या थी उस समय देश में? देखिए, अब वो तो अब मैं आ जाऊंगा जबकि मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया, या उस जी मेरा एडमिशन हो गया और मैं मेडिकल स्टूडेंट था। तो
उस समय तक नेहरू जी, कुछ लोग नेहरू जी के जो है वो अंधभक्त हो गए थे। वो कोई चीज नेहरू जी के अगेंस्ट सुन नहीं सकते थे। उनके विरोध में आप कुछ बोल दीजिए तो बोलेंगे नहीं, ये तुम ही गड़बड़ हो। लेकिन शुरू तो हो गया था, कुछ लोग बोलते थे कि इनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। फिर पेपर में भी इधर उधर फिर हम लोग पढ़ने लगे, उस स्टेज में आ गए कि साहब पढ़ते हैं, आपको जिज्ञासा होती है, कॉमन रूम है तो आप पढ़ते हैं कि साहब कुछ गलतियां हो रही हैं, हो चुकी हैं और की जा रही हैं दोबारा से। तो वो 62 वाला पीरियड जो है वो बहुत अच्छा एक तरह से था, जिसने कि नेहरू जी की गलतियों को बहुत उजागर किया। उसमें ये हुआ कि जब 62 वॉर हुई तो हम लोग उस समय लखनऊ में जो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, वो नदी के उस पार होता था। बाकी सब जो है कॉलेज, हॉस्टल, हर चीज नदी के दक्षिण में है। नदी के उत्तर में सिर्फ एक हॉस्टल होता था जिसका नाम भी था ट्रांस गोमती हॉस्टल, टीजी हॉस्टल, उसका कोई और नाम नहीं था। तो हम लोग वहां पे थे। जब वॉर शुरू हुई तो जैसे मतलब लगा कि साहब ये क्या केओस हो गया। उसके पहले कुछ नहीं लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल है जैसे। जब वॉर शुरू हुई तो अंधेरा हो जाता था, सायरन बजते थे, कोई लाइट नहीं जलाता था, और ऐसा स्केयर था कि जैसे चाइनीज आकर के हम लोगों को उठा ले जाएंगे यहाँ से, ये हाल था। रोज टीवी पे हम लोग सुनते थे कि भारतीय सेना बहादुरी से लड़ते हुए इतना पीछे हट गई, या वो यहाँ तक आ गए, उन्होंने हमारे आदमी पकड़ लिए, उन्होंने आदमी मार डाले। तो ये होता था कि मतलब हम लोग क्या बिल्कुल ही चूहे हैं, जो मर्जी है सो चला आता है और उसको उठा ले जाता है, और बिल्कुल हमारे कोई शक्ति नहीं है। तब जो है ये सब चीजें पेपर में आई और हम लोग सुनने लगे और समझने लगे कि हिंदुस्तान के मतलब प्रथम प्रधानमंत्री कुछ मामलों में ठीक थे, थिंकर थे, अपना काफी आइडियलिस्टिक थे, लेकिन वो जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं उसमें बहुत ही कच्चे थे, और कोई सही निर्णय शायद उन्होंने लिया नहीं, और उसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। जैसे उसमें दो चीज हुई उस समय, जो है चीजें उभर के आई। सबसे पहली चीज कि इन्होंने जो आज का सो कॉल्ड पीओके जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हम वापस ले सकते थे। तो उस समय ये आया कि साहब इन्होंने ही मना कर दिया। जब हमारी आर्मी पहुंच गई वहां पे और उनके रजाकार या जो कुछ भी थे, उनके जो सिपाही जो आ गए थे और श्रीनगर में तक भी घुस गए थे, उनको जब वो ढकेलना वापस शुरू किया और वो जब भागने लगे, वो जब हारने लगे, तब नेहरू जी ने मना कर दिया कि बस अब रुक जाओ, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर हमारे घर में चोर आ गया है तो हम उसको पकड़ेंगे, पुलिस को देंगे, या हम बस खाली खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं, तुमने इतनी चोरी कर ली, अब हम जाते हैं और फिर दोबारा चोरी मत करना, अच्छा काफी ले लिया, अब रुक जाओ। ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा जो है एक तरह से जो ब्लंडर उस समय सामने आया वो ये था कि भाई हम लोगों को ये मालूम था कि तिब्बत तो एक तरह से हिंदुस्तान का ही एक मतलब चचेरा भाई टाइप रहता था, क्योंकि वहीं हम ही जो है उनको पोस्टल सर्विस देते थे, हम ही उनकी कम्युनिकेशन थे, हम ही उनका ट्रांसपोर्ट अरेंज करते थे, हम ही उनकी सप्लाई देते थे और सप्लाई लाइन हमारी थ्रू जाती थी। सारा कुछ जो है तिब्बत का हिंदुस्तान के साथ ही था। तो जब चाइना ने तिब्बत को लेना चाहा तो नेहरू जी से उन्होंने कंसल्ट किया कि साहब ये तो हमारे ही जैसे हैं, हमारे ही लोग हैं और हम ही कुछ हैं, और ये क्यों नहीं हम इनको ले रहे हैं और आपको कोई एतराज नहीं? उनका नहीं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जो कह रहे हैं बहुत ठीक है,
और इन्होंने दलाई लामा को तो ले लिया, अपने यहाँ बिठा लिया, और पूरा तिब्बत उनको जो है सौंप दिया बिना कान को छिलाए हुए। तो जो अपनी जमीन थी उसके लिए तो ये यूएन भाग गए, और जो न्यूट्रल एरिया थी उसके उठा के इन्होंने चाइनीज को पकड़ा दिया कि तुम मेरे सिर पे बैठ जाओ। जबकि ये चीज पटेल बोल रहे थे कि चाइना जो है वो स्लीपिंग लायन है, उसको जगाओ मत और उससे दूरी रखो, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। ये किसी सही आदमी की बात सुनते नहीं थे, इनको आदत हो गई थी यस मैन सुनने की, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। उन्होंने चारों तरफ अपने साइकोफेंट्स बिठा लिए धीरे धीरे। और शायद हिंदुस्तानी सिस्टम में अगर बहुत पहले से आप देखें तो चारण भट्ट बहुत रहे हैं यहाँ पे, तो इनके भी चारों तरफ चारण भट्ट जमा हो गए और वही चलता रहा। और फिर ये इससे वो हुआ, और उस समय इतना ज्यादा कैओस था, आप समझिए कि एनसीसी पहले कंपलसरी नहीं हुआ करती थी, उसमें ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गई। हम सब लोग एनसीसी करने लगे। सारे लड़कों के पास तो हार्डली कहीं कुछ होता था, उस जमाने में तो कुछ होता नहीं था। किसी के पास कुछ रहा हो तो हमको याद नहीं, लेकिन लड़कियों के पास ये जरूर था कि लड़कियों के पास कहीं सोने की चूड़ियां और कान में कम से कम एक बाली होती थी जो मेडिकल कॉलेज में रहती थी। 15% ही रिजर्वेशन था, तो मुश्किल से जो है वो 15, 16, 17 लड़कियां थी हमारे जमाने में केजी मेडिकल कॉलेज में। तो आप सोच लीजिए एक बैच में इतनी लड़कियां हैं, और फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी लड़कियां हो उन सबको मिला जुला के अगर आप देखें तो एक भी लड़की ऐसी नहीं थी 62 में जिसने अपना जेवर पूरा निकाल के न दे दिया हो इस देश के लिए, चाहे उसके नाक में हो, कान में हो, हाथ में हो, हर चीज उसने देश के लिए निछावर किया, दिया। लेकिन वो पैसा भी बाद में हम लोगों को पता लगा धीरे धीरे कि वो भी प्रॉपरली जो है इवेल्युएट करके सरकारी खजाने में नहीं हुआ, उसको भी लोग बीच में गबन करने लगे थे। ये चीज भी उस पीरियड में हम लोगों को सुनाई पड़ी और हमने पेपरों में पढ़ा। फिर हमने 62 के मरीज भी अपने कॉलेज में, अपने मेडिकल कॉलेज के बिस्तरों पे देखा, और बहुत अफसोस होता था। किसी के पैर की उंगलियां आधी गली हुई है, आधा पैर जो है वो गैंग्रीन में सड़ गया है, हाथ की उंगलियां हो गई हैं, नाक जो है आगे की जो है वो नेक्रोज कर गई है, जिसको कहते हैं कि बर्फ की वजह से जो है, क्योंकि उनके पास न पहनने को प्रॉपर कपड़े थे, न जूते थे, बस वो भेज दिए गए। उनको पता तक नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। बहुत से तो ऐसे किस्से हमने सुने हैं कि वहां पे एक डॉक्टर साहब जो है पकड़ लिए गए, उनको चाइना उठा ले गए, सब उनको डिक्लेयर कर दिया गया डेड। उनकी बीवी ने सिंदूर ढो डाला, वो बेवा बेचारी बन गई, और वो करीब 1 साल बाद चाइनीज ने उनको छोड़ा। तो जब वो हिंदुस्तान आए, वो बंगाली थे डॉक्टर, तो वो बोलते थे चाइना में दीवाल भी बोलती है। चाइना ये मतलब वो बिल्कुल ही समझिए कि अपना मानसिक संतुलन पूरा खो बैठे थे। तो चाइनीज जो है काफी टार्चर भी करते थे, और बाकी उनके किस्से उससे कितना हम उसमें लंबाई में जाऊं मैं और बताऊं, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत हुई। और इस बात का उस समय चर्चा उस समय भी होने लगी थी कि इनसे अच्छा कि वल्लभ भाई पटेल हमारे प्राइम मिनिस्टर होते या कोई और होता। तो एक चर्चा और होती है कि नेहरू जी की महत्वाकांक्षा भी कहीं न कहीं भारत पाकिस्तान विभाजन का एक कारण था। जिन्ना एक मुस्लिम देश मांग रहे थे, तो जिन्ना की एक मांग है, और ये चर्चाएं होती है, ये चर्चा कागजों में कहीं नहीं होती, ये चीजें चर्चा होती है कि अगर नेहरू उस समय मान जाते
यदि जिन्ना को थोड़ी ताकत यहाँ दी जाती तो संभवतः भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। तो क्या ये कहना, यहाँ दो चीजें हैं जो आपने बात की, चाइना की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करें, क्या नेहरू जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं देश को भारी पड़ गई, या नेहरू जी कूटनीति ही नहीं समझ पाए कभी भी कि देश को क्या चलाना कैसे है और ये देश किस दिशा में जाएगा? ज्यादा समस्या कहाँ थी? मेरे ख्याल में दोनों समस्या 50-50% है जी। 50% आप ले लीजिए। महत्वाकांक्षा भी उनकी थी बहुत ज्यादा, और किसी तरह से महात्मा गांधी के वो बहुत प्रिय हो गए थे, और महात्मा गांधी उन्हीं को बनाना चाहते थे हर हालत में। अब मैं जरा सा मतलब इस प्रश्न से हट के एक बात कहूंगा कि सीतारमा भी पट्टा रमैया होते थे, वो इलेक्शन लड़े, और सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े कांग्रेस प्रेसिडेंट का। गांधी जी किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो लड़े इलेक्शन, और जब वो खड़े हुए तो उन्होंने उनके अगेंस्ट कन्विंसिंग की। उसके बावजूद सुभाष बाबू बहुत भारी बहुमत से जीते और सीतारमैया बहुत बुरी तरह से हारे। तो ये गांधी जी ने लिखा है कि द डिफीट ऑफ सीतारमैया इज माई डिफीट। आप सोच लीजिए। और अंत में बाद में सुभाष बाबू को इस्तीफा भी देना पड़ा। अब वो चीज अलग है, वो इनको चाहते थे बस किस्सा खत्म कि बस यही प्राइम मिनिस्टर बने, और इनको हो गया था कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूं। उधर जिन्ना की महत्वाकांक्षा था कि मैं बनूं, क्योंकि जिन्ना पहले कांग्रेस में था, उसने कांग्रेस छोड़ी। नेहरू जी से पहले वो कांग्रेस में घुस चुका था, चाहे कांग्रेस जिस फॉर्म में रही हो उस समय। तो ये चीज तो हिस्टोरिक फैक्ट है। तो जब गांधी ने इन लोगों को बढ़ाया तो वो अलग वो था, उसका जो है थोड़ा बहुत हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी जाता है। भाई जिन्ना के जो फोर फादर्स थे वो तो हिंदू थे, वो निकाले गए हैं कि तुम हिंदू रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ, तुम तो गड़बड़ काम करते हो, ये हिंदू काम नहीं करता, इसलिए तो मुसलमान बन गए। तो उसके बाद वो कट्टर हो गया। तो फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं हम एक पार्ट को अलग कर लें, और मैं उसका जो है सर्वे सर्वा और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी कहिए वो रहूंगा, और जीवन पर्यंत रहूंगा, या तो मैं पूरे हिंदुस्तान का रहूंगा, नहीं रहूंगा तो मैं इसका आधा काट के आधा पोर्शन का रहूंगा। ये था। और जहां तक आप समझिए कि ये जो आपने दूसरा एस्पेक्ट जो बताया कि महत्वाकांक्षा के बाद ये चीजें समझ नहीं पाते थे, तो बात सही है। मतलब इनकी समझ में कुछ नहीं आता था। ये जो है बस खाली सपनों की दुनिया में रहते थे, और जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है इनकी समझ में कभी नहीं आई मेरे ख्याल में। ये इंग्लैंड जब रहे तब भी हमको लगता है कि ये भगवान जाने, मतलब उनके जो अच्छे या शार्प स्टूडेंट थे इंग्लिश, उनके साथ शायद इनकी मित्रता नहीं रही, घनिष्ठता नहीं रही, ठीक से इन्होंने बातचीत नहीं किया। नहीं तो ये अंग्रेजों को अच्छी तरह समझते, ये अंग्रेजों को भी ठीक नहीं समझते थे, हमको तो लगता है। क्योंकि अगर ये समझते होते तो ये सब बेवकूफियां न करते कि माउंटबेटन को ही अपना बनाए रहें, और जो है बाकी जो है लोगों को जो है वो कोई वो न करें, तवज्जो न दें। और इंटरनेशनल जो है इनके जितने डिसीजंस थे सब, मतलब ये सूडो सोशलिज्म इनका था। इनका सोशलिज्म तो बहुत ही थोथा था। मतलब अपने जो है बेंगलोर ह्यूज जो हाउस था जो कि कमांडर इन चीफ का था, खैर चलिए ये प्राइम मिनिस्टर थे तो इंटाइटल्ड थे, वो घर इनको मिलना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए। बात आप सोशलिज्म की करेंगे, अपने आप जो है वो अंग्रेजी शराब ही पियेंगे,
अपने आप जो है सिगरेट जो है बाहर का पिएंगे, सिगार बाहर का पिएंगे, आप जो है दुनिया की सबसे महंगी चीजें इस्तेमाल करेंगे और सोशलिज्म की भी बात करेंगे। आपके मतलब बच्चे तो नहीं, इनके मतलब ग्रैंडसन सो कॉल जो सबसे अच्छे स्कूल हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, वहां पढ़ेंगे, वो सबसे अच्छी उनकी परवरिश होनी चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए आपको कुछ खास सोचना नहीं है, जैसे था वैसे ही चल रहा था। कोई एजुकेशन रिफॉर्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी में आप जाएं, आप जो है साइंटिफिक एडवांसमेंट, रियल एडवांसमेंट ऑफ कॉमन मैन की बात सोचें। हाँ, इक्के दुक्के आपने काम जरूर, कुछ काम इन्होंने किए, उस पर भी मैं आता हूँ कि IITs की स्थापना इनके समय ही हुई, एम्स की भी स्थापना इनकी ही समय हुई। ये है कि मतलब साउथ में साइंस कॉलेज वगैरह, साइंस इंस्टीट्यूट वगैरह बने, देन एटॉमिक एनर्जी कमीशन इनके टाइम में हुआ, होमी जहांगीर भाभा को इन्होंने इम्पोर्टेंस दी, विक्रम साराभाई को ले आए, कुछ अच्छे काम किए, लेकिन वो बहुत थोड़े थे। तो ये कहा जाए कि जो विदेश में रहने के बाद साइंस टेक्नोलॉजी को लेके जो विदेशों में जो रिसर्च थी उसका प्रभाव रहा, तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वहां रह के जो ये विदेश नीति समझते या आम जन को समझ पाते भारत को, वो नहीं कर पाए। तो ये इनके साथ दिक्कत रही। मैं नेहरू जी पे और चीज पूछूं, उससे पहले बीच में गांधी जी का जिक्र आया। तो गांधी जी की जब मृत्यु हुई, और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप 43 में जन्मे, 48 में उनकी मृत्यु होती है, गांधी जी की हत्या होती है। मैं जब 5 साल का था तब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो मुझे बहुत हल्की सी मेमोरी है इंदिरा गांधी की हत्या की। तो गांधी जी की हत्या बहुत बड़ी घटना थी, उसको बचपन में तो आपको कहीं है वो मेमोरी में कि ऐसा कुछ हुआ और किस तरह से हुआ? हाँ, बचपन में तो मेरी मेमोरी गांधी जी के डेथ की यही है कि मेरी माँ, मतलब मेरी माता पिता में कभी झगड़ा उगड़ा नहीं होता था, ये मैंने देखा। मेरी मदर कभी जल्दी रोती नहीं थी, कोई ऐसा वो नहीं था। तो एक दिन मेरी मदर रोने लगी और मेरे पिताजी बहुत दुखी दिखे। वो अब पता नहीं, याद नहीं ऑफिस था या नहीं था, वो घर आ गए और मेरी सिस्टर बिल्कुल गुमसुम थी बैठी, जो कि मेरे से करीब 7.5 साल बड़ी थी। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और मेरे को, मैं दौड़ भाग के आया था कि मेरे खाना क्यों नहीं मिल रहा है, कोई खाना पूछ ही नहीं, खाना खाओगे नहीं खाओगे, क्या करोगे, मैं भूखा हूँ, पानी तक कोई नहीं, पानी में मांग रहा हूँ वो भी कोई नहीं दे रहा है। नॉर्मली मेरी सिस्टर दे देती थी, वो भी कुछ नहीं कर रही है, सब चुपचाप बैठे। मैंने कहा हो क्या गया आज, कुछ गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ रोना धोना क्या क्या है ये, कुछ हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था। एनीवे, मैं थक हार के अंत में शाम तक मुझे कुछ नहीं खाने को मिला, तो मैं हमारे गुस्से के जो है अपना थोड़ा इधर उधर दौड़ा उड़ा और फिर आके सो गया। मैंने देखा हर जगह जहां जाऊं वहां लोग खड़े हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या बात हो रही है। तो मैं अंत में आके सो गया। ये मेरी पहली मेमोरी है गांधी जी की डेथ की। मैं मतलब प्री स्कूल एज में ही था, तो ये। लेकिन गांधी जी के साथ भी यही हुआ, बहुत सारे विवाद जुड़ते हैं, लेकिन उनके पक्ष में बहुत ज्यादा चीजें हैं। हाँ। एक आपने नेहरू जी की बात की कि उन्होंने जिस तरह से विदेशी वस्त्रों से, विदेशी चीजों से मोह था, लेकिन उस गांधी के शिष्य थे जिस गांधी ने गरीबों को देख के वस्त्र त्याग दिए। तो नेहरू जी के ऊपर क्या वाकई गांधी जी का प्रभाव था, ये एक प्रश्न है। और दूसरा, राजनीति के अंदर पैसे का प्रभाव हमने बहुत देखा इस समय में, लेकिन मुझे कई बार, ये मेरा अपना संदेह है जो गलत भी हो सकता है, मेरा ये संदेह है कि जब हम ये बात करते हैं नेहरू जी की, वो एक समृद्ध परिवार से थे, कांग्रेस को उस समय लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, और तो क्या ये कह सकते हैं कि नेहरू जी के पिताजी को वो दृष्टि आ गई थी कि देश आजाद होगा, इस युद्ध में आहुति अगर मैंने थोड़ी दी तो मुझे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा मिलेगा। और महात्मा गांधी के भी करीब आने में कहीं न कहीं नेहरू की विदेशी शिक्षा, उनका धन बल, ये बहुत मायने रहा कि एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात कर रहा है यहाँ पर, उसको आप दिखा सकते हैं गोरा चिट्टा आकर्षक व्यक्ति है, प्लस पार्टी को धन भी दे रहा है, और उस धन का प्रभाव जो है वो कांग्रेस पे रहा। क्या ये ठीक है या ये सिर्फ मेरे मन की बात है?
मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल सही आकलन है, क्योंकि सच पूछिए तो नेहरू जी गांधी जी के ड्रेस में सिवाय उस टोपी के कुछ नहीं था। गांधी जी जो है वो कहते थे कि शराब मत पियो। गांधी जी किसी मादक सेवन के अगेंस्ट थे। नेहरू जी बराबर शराब के शौकीन रहे। नेहरू जी सिगरेट और सिगार पीते थे। नेहरू जी को शौक था शिकार खेलने का, घुड़सवारी का, अच्छे कपड़े पहनने का। जब उन्होंने मतलब देसी कपड़े भी पहनने शुरू किए तो अच्छी शेरवानी, अचकन बढ़िया होगा, उसमें गुलाब का फूल जरूर होगा, और उनका जो चूड़ीदार पैजामा बिल्कुल क्रिस्प होगा, सैंडल बिल्कुल ही शाइनी होगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं रहा। नेहरू जैकेट होगा, ये होगा। आप देखिए उस समय का कोई नेता इतना वेल ड्रेस्ड नहीं था सिवाय जिन्ना के। सुभाष बोस भी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे, इवन किदवई वगैरह भी नहीं थे, मौलाना आजाद भी नहीं थे। नेहरू जी का ड्रेस सबसे अलग आपको दिखेगा। आप देखिए कि सारे लोग पैदल आ रहे हैं, छोटे छोटे वाहनों से आ रहे हैं। आप जब जाइए ये शिमला तो वहां वायसराय ने मीटिंग बुलवाई थी। वहां नेहरू जी घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं, फोटोग्राफ है वहीं पे। नेहरू जी बिल्कुल औरों से अलग थे। नेहरू अपने को कभी कॉमन मैन से सच पूछिए तो मिला हुआ नहीं समझते थे। वो अपने को हमेशा एक स्टेप ऊपर, दूसरों से अलग। अगर मैं डेविल्स एडवोकेट हूं, क्या ये नहीं मान सकते कि नेहरू जी संभवतः उस एस्पिरेशन को जिंदा करना चाहते हो कि देश का जो गरीब तबका है, जो मेरे चले कपड़ों में, जो अपने वस्त्रों को लेके बहुत वो नहीं रहता कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, क्या उस एस्पिरेशन को जिंदा करना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं, मुझे तो नहीं लगता जी, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि इस तरह की बातें अगर उनके मन में थी तो कहीं वो लिखते जी, कभी इसकी चर्चा कभी पब्लिक फोरम में करते। उन्होंने तो, जहां तक मेरी याददाश्त है, नेहरू जी ने कभी इस बारे में नहीं कहा, बल्कि वो ये सोशलिज्म बहुत चिल्लाते रहे। बाकी रियल सोशलिज्म वाली कोई चीज नहीं हुई। ये कहीं नहीं हुआ कि विलेज लेवल पे अच्छे स्कूल हों, या अच्छे जो हैं अस्पताल हों, या क्लिनिक हों, या अच्छी रोड को जो है बनाया जाए, या हर जगह बिजली की व्यवस्था की जाए। इसके बारे में तो कोई विशेष ध्यान उस समय तक था नहीं। तो ये कहना, क्योंकि एक तरफ आईआईटी की स्थापना करते हैं, बहुत साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं, लेकिन इस देश में जहां एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, तो वो संभवतः उस बैलेंस को नहीं खड़ा कर पाए। और शायद उसके बाद यही चीज साल दर साल प्रधानमंत्री बदलते रहे, पार्टियां बदलती रही, वही रहा कि हम वो जो गैप है आज तक नहीं डिवाइड कर पाए। तो क्या ये माने कि नेहरू वो दिशा शायद दे नहीं पाए जो पहले प्रधानमंत्री होने के नाते वो दे सकते थे इस देश को, कि किस तरह से एक तरफ टॉप अप्रोच, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों अप्रोच हो सके। तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि संभवतः वो उस चीज को पकड़ नहीं पाए, वो एक ही दिशा में चलते चले गए। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रकाश तो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पे वो बहुत ज्यादा चिंतन नहीं कर पाए अपने टाइम में। वो ख्याली पुलाव वाली दुनिया में ज्यादा थे। अब इसका देखिए उदाहरण यही है कि उन्होंने एक वो बनाया, एक ग्रुप जिसमें नेहरू जी थे, मार्शल टीटो थे, नासर थे, और आई बुंकार्नो प्रेसिडेंट सुकार्नो। भगवान जाने क्या इसे कहना चाहते, मैं भगवान हूँ, मैं सुकार्नो हूँ, मैं सभी कुछ हूँ।
तो ये चारों लोग मिल गए और इन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया में ये ऐसा वैसा और सोशलिज्म ला देंगे। और मेरा ख्याल है कि सिवाय टीटो के बाकी लोग अनफॉर्चुनेट डेथ मरे और अपनी कंट्री को पीछे ही ले गए, ये तीनों। और तीनों के राजकाल में ये देश प्रोग्रेस नहीं कर पाया और ये पता नहीं किस सपनों की दुनिया में घूम रहे थे। इनको मतलब उस समय अगर आप सोचें तो छोटी छोटी चीजें लाइक आप समझ लीजिए सुई भी जो है जापान से हम इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब इनको सोचना चाहिए था कि भाई हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारा देश गरीब है, अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे बाहर बेचेंगे तो कुछ पैसे ही मिलेगा। तो नहीं, सुई भी बाहर से ले लो, वो भी पैसा बाहर जा रहा है। तो कोई ऐसा फॉरवर्ड थिंकिंग ऐसी कोई विशेष इनकी थी नहीं। ये पता नहीं किन किन चीजों में उलझे रहते थे। ख्याली दुनिया में ख्याली पुलाव शायद ज्यादा पकाते थे और असलियत वाले काम ये समझ नहीं पाते थे। ये रियल पॉलिटिक्स कभी समझ नहीं, सत्याग्रही ही रह गए ये। उसके बाद फिर ये जो है अपना आराम से सोचने लगे और फिर सोचने लगे कि ऐसे ही दुनिया चलती है, चलती जाएगी, जैसे भी वो भगवान जाने। तो कहते हैं कि एक नेता, ये हर फील्ड में है, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी नेता या लीडर जो शब्द है वो उतना ही एफिशिएंट है जितनी उसकी टीम एफिशिएंट है। भारत की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री ये बने, इनका एक मंत्रिमंडल बना जिसमें वल्लभ भाई पटेल की सर्वाधिक चर्चा होती है। तो वो मंत्रिमंडल जो उस दौर का था, वो मंत्रिमंडल कितना सक्षम था? क्या उनमें भी एक बीच में कृष्णा मेनन के हॉट वाटर बाथ्स की भी बात आती है, तो ये मंत्रिमंडल किस तरह का था और ये मंत्रिमंडल कितना सक्षम रहा? मंत्रिमंडल में मैं सोचता हूँ कि खाली जो है जो होम फ्रंट था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था, वो बड़ा अच्छा रहा। क्योंकि फाइनेंस में मुंदड़ा कांड ये मैं सुनता था, बचपन में सुनता रहा मैं, तो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए उस समय। तो ऑब्वियसली फाइनेंस इनका और वो तो बहुत ही पुअरली मैनेज था, उसमें तो कोई दो राय नहीं। जहां तक कृष्णा मेनन और डिफेंस का सवाल आया, कृष्णा मेनन वाज द डिफेंस मिनिस्टर। ये 62 के पहले श्रीमान जी थे, 62 तक थे, उसके बाद ही गए हैं। और इनसे खराब डिफेंस मिनिस्टर तो कहीं हो ही नहीं सकता। भगवान न करे कि किसी देश को ऐसा डिफेंस मिनिस्टर मिले। ये जून के महीने में बिल्कुल सत्य बात है कि जून के महीने में झांसी में ऐसा गर्म पानी मांगता था नहाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि जून के महीने में झांसी में गर्मी होती है, उस समय भी बहुत होती थी। इनका तो ये था कि नेवी के चीफ कुछ बोला तो उन्होंने बोला लेट द नेवी बी एट द बॉटम ऑफ सी, उसका मुंह बंद। ये हाल था। इन्होंने श्रीमान जी ने 250 जीप का ऑर्डर दिया उस सो कॉल्ड फ्रॉड कंपनी को, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका टोटल कैपिटल 80 पाउंड था, और जिसने जो है जंक भेजा यहाँ पे शिप करके 10-5 जो वो मोटरेबल थी ही नहीं। आप सोचिए जीप। ऊपर से श्रीमान जी का हाल देखिए कि ये वो शख्स थे जो कि ये तो 71 वार हिंदुस्तान हार गया होता, फील्ड मार्शल मानेकशॉ फील्ड मार्शल ना होता तो लेफ्टिनेंट जनरल ही ना होता। ही वॉज पुट अंडर इंक्वायरी एंड कोर्ट मार्शल का ऑर्डर उनको तक ये करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनको जवाब दे दिया था इनके मुंह पे। ये डिफेंस मिनिस्टर थे, आए और इन्होंने मानेकशॉ से पूछा, उस समय मेजर जनरल मानेकशॉ, कि फला फला के बारे में बताओ, उसका ये है, उसका ये है, हमारी ओपिनियन ये है, तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप हमारे कमांडर और चीफ के बारे में अगर पूछते हैं तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपको बताऊंगा। आपके अपने सोर्स है, आपको पता होना चाहिए, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? ये नाराज हो गए। उन्होंने कहा है मेजर जनरल और इसकी यह औकात हमसे इस तरह से बात कर रहा है, ये तो ऐसे आदमी थे जी। ये खुद एक करप्ट यूजलेस आदमी,
ये यूएन में 4.5 घंटे मैंने सुना कि इन्होंने भाषण दिया, उसके बाद ये बेहोश हो गए साहब, और 4.5 घंटे क्या बोले ये, मेरे ख्याल में क्या बोले मैं क्या बताऊं, मेरे ख्याल में जो कुछ बोले मैं तो एक ही आधे सेंटेंस में या 2 वर्ड में समराइज कर दूंगा कि लॉट ऑफ वर्बेज विदाउट परपोर्ट, बकवास करते रहे और मतलब कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं इनको खुद ही पता नहीं, मतलब आप क्या बोले जा रहे हैं, यह हाल था। ये तो उससे घटिया तो डिफेंस मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप आर्मी में भी आए, मैं उसके ऊपर और बात करूं, लेकिन नेहरू पे के ऊपर ये आखिरी सवाल, फिर हम उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। एक किताब, मुझे अगर राइटर का नाम ठीक याद है, नेविल मैक्सवेल, उन्होंने किताब लिखी थी इंडियाज चाइना वॉर। उनका आरोप ये है कि वो जो वॉर था चाइना ने नहीं, इंडिया ने उकसाया था। हालांकि बाद में उसका काउंटर जो है एक और स्वीडिश राइटर ने लिखा, बर्टर रिंटन ने, उन्होंने चाइनाज इंडिया वॉर लिखा। उनका कहना है कि चाइना ने ही वो वॉर किया था। हम लोग मोटा मोटा ये मानते हैं कि चाइना ने ही शायद, और अभी भी चाइना ही करता है। तो उस आरोप में कितनी सच्चाई है कि चाइना को उकसाने वाले, आर्मी में क्या चर्चाएं थी, आर्मी कैसे देखता था, क्या वाकई चाइना को उस समय नेहरू ने उकसाया था, या नेहरू समझ ही नहीं पाए और चाइना खिल गया वहां पर? नहीं, मेरे ख्याल में नेहरू समझ ही नहीं पाए और चाइना को उकसाया क्या, एक उन्होंने शायद बेवकूफी का सेंटेंस बोल दिया था, हालांकि खाली वर्बल वो था, कुछ किया तो था नहीं इन्होंने। तो कहीं सिलोन उलोन में घूम रहे थे, कहाँ किसी ने उनसे पेपर वालों ने पूछा, साहब चाइना तो हिंदुस्तान में घुस आया है, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमने कहा है कि चाइनीज को फेंक दो, बाहर हटा दो, उनको ढकेल दो। अगले दिन से वो सब लात मारने लगे। कुछ इस तरह का है, लेकिन वो एग्जैक्ट यही है या नहीं है कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, हिंदुस्तान ने कुछ ऐसा नहीं उठाया था, कुछ नहीं। उस समय तो हम लोग एडल्ट एक तरह से हो गए थे, मतलब टीनेज में थे, मतलब 18 साल की उम्र थी जब वार हुई। तो हमको मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पेपर भी पढ़ रहे थे, बाकी प्रिपरेशन भी देख रहे थे, ऐसा कुछ मूवमेंट था ही नहीं, प्रिपरेशन ही नहीं आर्मी की थी। 303 से हम लड़ रहे थे उस समय। आप सोचिए, आर्मी जवान के पास वो कैनवस शू होता था लाल रंग का, सबसे सस्ता सबसे घटिया बाटा का जो जूता जो है, जो कि हम लोग भी नहीं पहनते थे उस स्टेज में, वो जो है सिपाहियों को दिया गया था यूनिफॉर्म में। आप सोचिए 303 जो कि कुछ नहीं है, 5 गोली ठू ठू करके मारेगा और उसके बाद वो लड़ेगा। वो लड़ सकता है बेचारा जवान? उसके पास कपड़े हैं नहीं, आधा नंगा भूखा जवान को हमारे क्या मिलता था? आपको जान के आश्चर्य होगा कि जवान को उस समय एक अंडा भी नहीं मिलता था, उसको मीट मछली मुर्गा ये सब नहीं मिलता था। सुबेरे का ब्रेकफास्ट उसका होता था वही सूखी पूरी, जो कि जिसका कि मजाक हम लोग करते थे कि साहब वो जो है मोबिल ऑयल की पूरी बेचारों को दी जाती है, और आलू, सूखा आलू, ये उनका ब्रेकफास्ट होता था। जवान का ये ब्रेकफास्ट था, मैं उसी पीरियड की बात कर रहा हूं। और नेवी के जवान को जो है सुबेरे ब्रेकफास्ट में अंडा भी मिलता था, ऑरेंज भी मिलता था और मिल्क भी मिलता था। क्यों? क्योंकि नेवी का जो सेलर होता था वो व्हाइट होता था, मेजॉरिटी 95% प्लस वो व्हाइट होते थे, और आर्मी का जवान और अप टू जेसीओ इंडियन नेटिव सोल्जर होता था। अंग्रेज वहां तक डिफरेंशिएट किए हुए था, और वही इनके राजकाल में चलता रहा, और वही उस डिफेंस मिनिस्टर के राजकाल में चलता रहा, और उसने चेंज नहीं होने दिया। सिपाहियों को दोयम दर्जे का ही माना गया, जो असल में सामने जाकर सीने पर गोली खा रहा है, उसको सेकंड दर्जे का इन्होंने माना। जी। हम लोग फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में डॉक्टर आई.पी. सिंह जी के साथ बात कर रहे हैं, एक युग की पूरी चर्चा कर रहे हैं। ये वो कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसके बारे में ये पीढ़ी सुनती आई है, जानती आई है। तो एक ऐसे व्यक्ति से सुनना जो आर्मी में रहे, जिन्होंने कि उस समय को देखा, ये जानने के लिए
बहुत ही शानदार ये चर्चा आपके साथ सर मेरी हो रही है, लेकिन इसी में अब थोड़ा सा हम नेहरू जी से वापस आपके ऊपर